तो हेलो ट्रेडर्स, फाइनली निफ्टी ने कर दिया ब्रेकआउट और लगा दिया अपना ऑल टाइम हाई। ठीक है, अभी तो निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट कर दिया है और ऑल टाइम हाई लगा दिया है। मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग को कुछ ऐसे स्टॉक्स मिले हैं जिसमें हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग में आने वाले टाइम में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना काफ़ी पुराना एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करा है, और जो आखिरी स्टॉक है उसने तो 2010 का लेवल ब्रेक करा है। जी हाँ गाइस, तो अगर ऐसे स्टॉक्स को अगर आपको मिस नहीं करना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो मुझे जो चार्ट में दिख रहा है, जो मेरा एक नज़रिया है चार्ट को देखने का, मेरा ट्रेड प्लान करने का जो एक एनालिसिस है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, कृपया आप अपना खुद का एनालिसिस करें और उसके बाद ही ट्रेड लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कौन से है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अभी आपके सामने निफ्टी का ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर है, अभी आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट करा था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च और अभी ये जो मई का आखिरी हफ्ता चल रहा है, यानी कि मोटा मोटी 3 महीने लगे इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और ये सिर्फ नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कैंडल का क्लोजिंग एक अच्छा हुआ है और एक बड़ी कैंडल के साथ हुआ है। साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स मिले हैं इस ब्रेकआउट पे। ठीक है, अगर ये छोटा एक कैंडल, छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये हो सकती थी कि ये कहीं ना कहीं वापस रिवर्स करके इस जोन के अंदर ही आ जाए। लेकिन अभी ये ब्रेकआउट हुआ है तो एक प्रोबेबिलिटी ये अच्छी बन रही है कि ये आगे कंटिन्यू हो सकता है। शायद आने वाले हफ्ते में शायद एक डोजी बने और उसके बाद वापस वो एक रैली कंटिन्यू रहे, या फिर शायद डायरेक्टली हम लोग को एक फॉलो ऑन मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, बस इसके अंदर एक दिक्कत सी बात ये भी है कि हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा दूर चल रहे हैं। अभी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम अगर मैं ओपन करूँ तो डेली टाइम फ्रेम के तो पास में ही है, बट क्या कहते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी काफ़ी ज़्यादा 50 डे मूविंग एवरेज के दूर चल रहा है। ये मैंने पिछले भी कई वीडियोज़ में बताया कि आप देख सकते हो कि 50 डे मूविंग एवरेज से जैसे ही दूर आता है वीकली टाइम फ्रेम पर, वैसे ही निफ्टी को वापस 50 डे मूविंग एवरेज के पास आना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये कंसोलिडेशन हुआ तो मैं इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं था मार्केट में, क्योंकि मुझे पता था कि 50 डे मूविंग एवरेज को प्राइस के पास आने के लिए एक टाइम कंसोलिडेशन ज़रूरी है। तो दो तरीके के कंसोलिडेशन होते हैं गाइस। ठीक है, अगर मार्केट या कोई भी स्टॉक एक रेंज में अगर फंस जाए और वो ना नीचे गिरे ना ऊपर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक 100-200 पॉइंट के, जो भी एक छोटी सी रेंज में अगर फंस जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइम कंसोलिडेशन, यानी कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है मार्केट। ठीक है, और जो दूसरा कंसोलिडेशन होता है जो सभी को पता है वो होता है प्राइस कंसोलिडेशन, यानी कि अगर मार्केट ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद प्राइस पे कंसोलिडेट किया, एक पुल बैक किया और उसके बाद ब्रेकआउट करा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्राइस कम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको प्राइस कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी 50 डे मूविंग एवरेज के लिए निफ्टी के पास एक ही तरीका था कि इधर जितना टाइम हो सके उतना टाइम वेस्ट करे, और ताकि 50 डे मूविंग एवरेज धीरे धीरे प्राइस के पास आ जाए। ठीक है, बट अब ये ब्रेकआउट हो चुका है तो हम लोग को ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में कैसा मार्केट बिहेव करता है। मुझे तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि आने वाले वीक में शायद निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है, और उसके बाद वाला हफ्ता यानी कि जून का सेकेंड वीक के आसपास में कहीं ना कहीं वापस एक ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, बट वो तो हम लोग तब की बात तब कर लेंगे। अभी हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर निफ्टी को ब्रेकआउट करना है तो। और बैंक निफ्टी में मैंने ये पिछले हफ्ते भी ये बताया था कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो कि कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न होता है। बट बैंक निफ्टी में अच्छी बात क्या है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले अपने 50 डे मूविंग एवरेज के इतना ज़्यादा दूर नहीं है। और बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, बट बैंक निफ्टी ने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दिया जितना स्ट्रॉन्ग निफ्टी ने दिया है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी को और अच्छा मोमेंटम देने के लिए बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन स्टॉक्स का चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सिस बैंक ने ऑलरेडी अपने लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। मैंने वो पिछले वीडियो में शायद डिस्कस करता, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हो, या तो आप आपका खुद का एनालिसिस करके आप कमेंट करके बताना कि कौन सा लेवल था जो एक्सिस बैंक ने अपना ब्रेकआउट करा है और उसके ऊपर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग चलते हैं पहले स्टॉक की तरफ जो कि एक अच्छा चार्ट पैटर्न बना रहा है और कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट लेवल की तरफ है।
तो ये जो पहला स्टॉक है वो है इंडियन ऑयल कॉर्प, IOC। ठीक है, अभी इसके अंदर आप लोग को अगर दिखेगा तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, ये इसका फ्लैग का पोल है और ये जो है ये इसका फ्लैग है। ठीक है, अभी ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न में खासियत क्या होती है, तो जैसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न हो गया, ये सब रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। बट जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है ये सब एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अभी कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न में फ़र्क क्या होता है, जैसे रिवर्सल पैटर्न क्या करता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर रिवर्सल पैटर्न यानी कि डबल टॉप बन गया मान लो, तो उसके बाद जैसे उसकी नेकलाइन ब्रेक होगी तो ये रिवर्स होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सल पैटर्न। लेकिन कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद इधर एक जैसे अगर असेंडिंग ट्रायंगल बना दिया या फिर एक फ्लैग बना दिया, ठीक है, या तो फिर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना दिया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहाँ से कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ ही जाएगा और अपना क्या बोलते हैं जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए। तो अभी असेंडिंग फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है कि जब तक इस रेंज में है, जब तक ये फ्लैग की रेंज में है तब तक हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही फ्लैग को ब्रेक करेगा और साथ ही साथ जो उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग इसके अंदर हम लोग की ट्रेड प्लान बन सकता है। अभी इसके अंदर अगर हम लोग ट्रेड प्लान की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार इस लेवल को टेस्ट करा है, जो कि है 178.80 का, यानी कि 179 का हम लोग लेवल पकड़ सकते हैं। बट अगर ये स्टॉक अभी अगर 159 के लेवल के नीचे आ जाएगा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 बार इसने सपोर्ट भी लिया है। अभी इसके अंदर सिर्फ फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ही एक कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। अगर हम लोग अगर हम लोग एक और एक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आप सभी ने मेरा फिबोनाची वाला वीडियो देखा होगा। अगर फिबोनाची वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो भी जाके देख लेना, क्योंकि जो मैं इसके अंदर अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपको उस वीडियो से ज़्यादा अच्छे से सीखने मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो अगर मैं फिबोनाची में जो लेटेस्ट रैली जहाँ से शुरू हुई है और जहाँ तक कंटिन्यू रही है वहाँ तक अगर मैं इसको फिबोनाची को प्लॉट करूँ तो आप देखोगे कि फिबोनाची का 0.5 का लेवल एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल पे बन रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ वहीं पर से सपोर्ट लेकर IOC ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ट्रेड प्लान इधर इस पर कैसा बनेगा कि अगर अभी ये वाले हफ्ते में अगर मतलब बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी पोजीशन बनाऊंगा, और उसके बाद अगर जैसे एक छोटा सा पुल बैक देखे या फिर एक डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल जहाँ पर भी मुझे एक रेड कैंडल मिलेगी छोटी सी, वहाँ पर मैं उसका स्टॉप लॉस रख के और फिर आगे का और क्वांटिटीज ऐड करके मैं वैसे अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला चार्ट समझ में आया होगा। अभी जो हम लोग का दूसरा स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल में भी सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, अगर हम लोग अपोलो हॉस्पिटल का देखेंगे तो इसका जो लेटेस्ट लो है टू लेटेस्ट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को प्लॉट करेंगे फिबोनाची के लेवल के हिसाब से तो यहाँ पर भी 0.5 का लेवल बन रहा है। साथ ही साथ अगर मैं फिबोनाची को यहाँ पर से डिलीट कर दूँ, ठीक है, मैं फिबोनाची को यहाँ से डिलीट करके आप देखोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट एक सब रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करा, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, साथ ही साथ यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कहते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। आप देखोगे ये जो लेवल है इसके पहले ये रेजिस्टेंस था, और आप सभी को पता रहेगा कि जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहता है वो आने वाले टाइम पे एक सपोर्ट बन के फिर उसके बाद पुल बैक, मतलब वो पुल बैक उधर तक लेके उसके बाद वापस अपनी नई रैली कंटिन्यू करता है। तो आप इसके अंदर डेफिनेटली देख सकते हो कि यहाँ पर से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, पुल बैक लिया और यहाँ पर से एक अच्छी रैली कंटिन्यू हो सकती है, प्रोवाइडेड अभी जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। अभी इसके अंदर अच्छी बात एक और एक ये भी है कि जो रेड कैंडल बनी है उसका क्या कहते हैं जो क्लोजिंग है वो 50 डे मूविंग एवरेज जो 50% है ग्रीन कैंडल का उसके नीचे नहीं हुआ है। अगर उसके नीचे हो जाता तो जैसा कि मैंने निफ्टी के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, जो एक पियर्सिंग कैंडल होती है। ठीक है, पियर्सिंग कैंडल वो बुलिश के लिए होता है कि यानी कि रेड कैंडल का 50% अगर ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया यानी कि बुलिश मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट अगर ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल ने अगर कवर कर लिया तो वो डार्क क्लाउड कैंडल होती है, जो कि मतलब उसके अंदर बेरिश मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके अंदर अभी तक 50 डे कह रहा हूँ बार बार, जो 50% जो ग्रीन कैंडल का जो प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया रेड कैंडल ने, तो इसके लिए अभी भी इसके अंदर वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में ये अपना अच्छा मूव कर सकता है। मेरी एंट्री इसमें तब बनेगी जब अगर मान लो इधर एक और एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। ठीक है, और ये जो रिसेंट वाला जो रेड कैंडल है,
ठीक है, अगर मान लो ये जो कि इधर ग्रीन कैंडल इतनी बन गई और ये वाली जो रेड कैंडल है, यानी कि 6060 का अगर ये लेवल, अगर ग्रीन कैंडल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं इसके अंदर एंट्री लूँगा, और उसके बाद मेरे जो टारगेट्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं एक रीसेंट हाई होगा जो कि होगा 6558, और उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई होगा वो क्या होगा 6860 के आसपास के लेवल्स होंगे। तो वो मैं अपने टारगेट बना सकता हूँ, और फिर बाद में तो मैं ऑब्वियसली इसमें ट्रेल्स कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है फिनोलेक्स केबल्स। अभी फिनोलेक्स केबल है ना, एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे लेवल पर है। अगर इसका वीकली टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा अगर आप देखोगे यहाँ पर फिनोलेक्स केबल ने एक ब्रेकआउट दिया था 2023 में। उसके बाद फिनोलेक्स केबल ऊपर जाके वापस जो डाउ थ्योरी उसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके। ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया, पुल बैक किया, फिर ब्रेकआउट किया, और उसके बाद वापस अपने ऑल टाइम हाई लगाने गया, पुल बैक किया, 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर उसका इसको ब्रेकआउट करना चाहा बट ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 बार ही ब्रेकआउट करना चाहा, नहीं कर पाया। यहाँ पर ऑलमोस्ट एक बार ट्राई किया, नहीं कर पाया, फिर मैं यहाँ पर वापस ट्राई किया, नहीं कर पाया। ठीक है, 4 बार इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना चाहा फिनोलेक्स केबल ने, बट नहीं कर पाया ब्रेकआउट। ठीक है, उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग था, बट वापस फिनोलेक्स केबल ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर आया, और उसके बाद पुल बैक लेके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुआ, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेकआउट हुआ। अगर अगर आप सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी थी कि शायद ये फेल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देख सकते हो आप, कितने अच्छे वॉल्यूम्स है। तो अगर वॉल्यूम्स हाई हो और अगर क्या बोलते हैं मार्केट क्या जो प्राइस अगर वो भी ऊपर जा रहा है, तो मतलब इसके अंदर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है कि प्राइस अभी ऊपर की तरफ जाएगा और आने वाले टाइम पे मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, अभी इसके अंदर रही टारगेट्स की बात, तो अभी इसके अंदर टारगेट्स हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? या तो जो हम लोग का रेंज कैलकुलेशन मेथड है हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो डेप्थ है अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करके अगर मैं ब्रेकआउट लेवल पर डाल दूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग के जो टारगेट्स इसके बन के आएंगे वो होंगे 1588 के। अभी जो ब्रेकआउट लेवल था वो 1213 था, बट अभी प्राइस कहीं ना कहीं 1282 पे चल रहा है, यानी कि हम लोग ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। तो अगर स्पेसिफिकली मैं इसमें अभी ट्रेड नहीं करूँगा, मैं अभी देखूँगा कि अगले हफ्ते या ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें फिनोलेक्स केबल्स कैसा परफॉर्म करता है। अगर एक पुल बैक कैंडल मिलती है उसके बाद अगर जो हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल जो ब्रेकआउट करा अगर वो सस्टेन रहता है, उसके बाद मैं एंट्री लूँगा। अगर मुझे कोई अच्छे दाम पे मिल गया तो जैसे कि अगर मान लो 1250 के आसपास, 1230 के आसपास अगर क्लोजिंग होता है तो मैं फिर उसके बाद एक अच्छी एंट्री बना सकता हूँ, ताकि फिर मुझे गेंस अच्छे मिलेंगे। अगर मैं अभी सिर्फ अगर इसके अंदर अभी अगर पोजीशन बनाऊँ तो 20-25% का गेंस मुझे दिख रहा है, बट अब नहीं 20-25% भी नहीं। तो अगर मैं इसको ये जो है इसको मैं अगर करंट प्राइस पे अगर लेके जाऊँ तो 19% का मिल रहा है, बट अगर मैं इसको जो ब्रेकआउट लेवल है 12-13 के आसपास का तो 20-25% का मुझे गेन मिलेगा। वो एक तरीका है। या तो फिर दूसरा जहाँ पर भी आप एंट्री करते हो या बनाने की अगर सोच रहे हो तो 1:4 1:5 का ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ताकि हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज हो सके। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो चौथा स्टॉक है वो है स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस में काफ़ी एक ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आप लोग को जाके बता देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब देखोगे इस लेवल को ब्रेक करना चाहा 2021 में स्टायरेनिक्स ने, ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये स्टॉक नीचे था, 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से पुल बैक लेके ऊपर की तरफ गया, वापस एक पुल बैक लिया और वापस अपनी रैली कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाएंगे तो आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया पैटर्न है जो बुलिश पैटर्न माना जाता है, और वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, आपको अगर ये अच्छे से अभी दिखेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, और कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ है। और कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद जो भी आपको जो इसका डेप्थ मिलता है, जो ये सब पैटर्न्स पे ना ये रेंज कैलकुलेशन मेथड काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ये सब पैटर्न्स पे ये जो रेंज कैलकुलेशन मेथड है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। तो अभी अगर हम लोग इसका टारगेट्स की बात करें तो 2882 हम लोग का एक टारगेट बनता आ रहा है, और जो लेवल था जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था 1790 पे हुआ था।
अभी भी मार्केट उससे इतना ज़्यादा दूर नहीं है स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस, जिस हिसाब से हम लोग के टारगेट्स की बात है। बट फिर भी अगर मेरा बस चले तो मैं अभी भी पूरी क्वांटिटी में ट्रेड ना करूँ, मैं 30-40% क्वांटिटी में ही ट्रेड लूँगा इसके अंदर। और उसके बाद जैसे मुझे एक पुल बैक दिखेगा, जैसे मुझे एक कंसोलिडेशन दिखेगा और फिर उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा। और जैसे जैसे मुझे एंट्री एग्जिट प्लान करना होगा, मैं वैसे धीरे धीरे फिर वैसा पोजीशंस एग्जिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो अगला स्टॉक है वो है जॉनसन कंट्रोल्स। ठीक है, JCHAC। ठीक है, अभी ये जो स्टॉक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे लेवल पर है। ठीक है, अभी मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाने के बाद आप देखोगे तो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 3479। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक बस नीचे ही गिरता हुआ आ रहा है और जिसका लोवेस्ट था वो था 950 का। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद भी फिर ये स्टॉक नीचे आ गया, लेकिन अभी वापस ये स्टॉक में अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो वापस ये अपने इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन की तरफ आया है। ठीक है, जो इसका सपोर्ट लेवल था अभी इसका रेजिस्टेंस बन गया ऑब्वियसली। और इसके अंदर एक और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर इसी लेवल के पास 200 डे मूविंग एवरेज है, और अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम लेके जाऊँ तो सेम लेवल के पास 50 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एक ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि ये अभी रेजिस्टेंस बना है। इसके पहले दो बारी यहाँ पर सपोर्ट लिया, दो बारी यहाँ पर सपोर्ट लिया, दो बारी यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर उसके पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, इसी लेवल के पास से 2017 में एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट करा, तो एक काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लेवल्स के पास अगर हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है, और अगर आप साथ ही साथ देखोगे तो पिछले कई टाइम पहले से एक अच्छे वॉल्यूम्स भी आए हैं। इसके पहले 2023 में एक अच्छा वॉल्यूम आया था जहाँ पर बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल बनी है और यहाँ पर भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो अगर ये फिर से अगले हफ्ते एक अच्छी कैंडल के साथ एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा तो हम लोग डेफिनेटली इसके अंदर एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। टारगेट्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 2138 का, बट अगर ऐसे ब्रेकआउट्स होते तो मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और ऑप्टिमाइज़ करने को ऐसे ट्रेड्स को। तो मैं 2265 का अपना पहला टारगेट बनाऊंगा, और दूसरा टारगेट कहीं ना कहीं इसका ऑल टाइम जो रिसेंट हाई है वो कि 2870 या 2959 के आसपास के लेवल्स बनाऊंगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली इसके अंदर ब्रेकआउट अच्छा हो जाना चाहिए, तभी जाके मैं इसके अंदर ट्रेड प्लान करूंगा। अगर ब्रेकआउट नहीं होगा, या जो भी स्टॉक्स अभी तक मैंने डिस्कस करे उन स्टॉक्स के अंदर जैसा मैंने प्लान करा हो, अगर वैसा नहीं होगा तो हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग का जो आखिरी स्टॉक है, ये स्टॉक 2010 के बाद इस लेवल का इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि होने वाला है, ये 2010 का लेवल ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो स्टॉक है वो है केशोराम। ठीक है, अभी अगर केशोराम को मैं अगर लेके चलूँ, केशोराम इंडस्ट्री को मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेवल था आप देख सकते हो, इसके पहले इस लेवल के पास 2010 मई में आया था, यानी कि एग्जैक्टली 14 साल पुराना लेवल है ये। ठीक है, अभी अगर मैं आपको, ये 3 मंथ की कैंडल का चार्ट है। ठीक है, 3 मंथ की कैंडल है इस चार्ट पे, जो भी एक मतलब जो एक कैंडल है वो 3 मंथ की कैंडल है। ठीक है, आप देखोगे जिसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है, वो था 359 पे। ठीक है, इस स्टॉक ने आईपीओ किया था 1999 में, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ गया, और कहीं ना कहीं 2008 में 2007 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बना, उसके बाद गिरता ही गया स्टॉक। ठीक है, अभी मैं वापस आपको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में जहाँ पर स्पेसिफिकली कप एंड हैंडल पैटर्न बने, वहाँ पर मैंने बताया कि हमेशा है ना, एक जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक्स को एक अच्छे प्राइस पे। तो आप देख सकते हो कि ये 25 रुपये के से 68-70 रुपीज़ के पास तक, ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, हाँ, 80 रुपीज़ के आसपास तक यहाँ पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा, ये कहते हैं हम लोग इसको डिमांड जोन, ये एक अच्छा खासा एक लोगों ने स्टॉक खरीदा है, बड़े प्लेयर्स ने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, या जिस किसी ने भी स्टॉक खरीदा होगा, और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। अभी अगर हम लोग इसको मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो गोल्डन क्रॉसओवर करके कॉन्सेप्ट होता है मूविंग एवरेजेस में। मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर भी एक अच्छा वीडियो बना के रखा है काफ़ी पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाके
है, देख सकते हो। उसके अंदर आपको मूविंग एवरेज के और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, बट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कभी भी कोई भी एक छोटा मूविंग एवरेज एक बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो वो एक आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्म करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखता है। जैसे कि मान लो कि ये 50 डे मूविंग एवरेज है और इसके नीचे से 20 डे मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि यहाँ पर से स्टॉक और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है, ठीक है। और उसका उल्टा भी सच होता है कि अगर मान लो जैसे कि ये 50 डे मूविंग एवरेज है और ऊपर से अगर 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। अभी इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर वापस लेके जाऊँ, वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, ठीक है, चार्ट को लोड हो जाने दो, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन होने के बाद इधर एक ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी सारे एक अच्छे वॉल्यूम्स भी आए और एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद अभी अगर ये स्टॉक बेकार होता ना, या फिर ये जो ये रेजिस्टेंस लेवल है अगर ये अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता ना, तो इसको गिर जाना चाहिए था, ठीक है, बट ये गिरा नहीं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज को अपने पास आने दे रहा है। यहाँ पर अब ये जब भी कोई स्टॉक अगर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास अगर कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और वो उस लेवल के नीचे नहीं गिरता है, वो कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ अगर ब्रेक नहीं करता है, मतलब उस स्टॉक में अभी भी दम है, ठीक है। और उसने उसका कंसोलिडेशन भी ब्रेक करा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, जो कि 187 का लेवल। अभी जैसे कि मैंने पिछले वाले स्टॉक में बताया था कि हम लोग को रेंज कैलकुलेशन मेथड करना है। अभी अगर मैं इसका रेंज यहाँ से सिंपली मैंने जो है इसका डेप्थ है जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ तक का मैंने इसको कैलकुलेट करा और उसके बाद मैंने इसको ब्रेकआउट लेवल पे डाल दिया, तो इसके अंदर जैसे कि मैंने काफ़ी बार कहा है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली काम करता है, चाहे वो चार्ट्स हो, चाहे वो कैंडल्स हो, चाहे फिबोनाची हो, मूविंग एवरेजेस हो, कुछ भी हो। काफ़ी बारी हम लोग ने ये देखा है, मैंने काफ़ी बारी अपने वीडियो में बताया कि कितना परफेक्ट तरीके से ये जो मार्केट है कितना अच्छे तरीके से काम करता है। तो अभी अगर आप देखोगे ब्रेकआउट लेवल्स पे मैंने ऑलरेडी ये लगा के रखा हूँ जो मेरा रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन है, और आप देखोगे एग्जैक्टली जो उसका ऑल टाइम हाई है 359 का, वहाँ पर आके हम लोग के टारगेट्स बन रहे हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से भी हम लोग के टारगेट प्राइस बैठ रहा है। अगर आपको इसके अंदर ज़रा भी डाउट है कि ये शायद मैंने ट्वीक करा रहेगा, थोड़ा इसके अंदर बदलाव किया रहेगा, तो आप खुद ये चार्ट अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, जिधर भी आप ट्रेड करते हो वो आप चार्ट खुद ओपन कर सकते हो आपके एंड से, और आप खुद उसको रेंज कैलकुलेशन मेथड डाल के आप चेक कर सकते हो और कमेंट करके बताओ कि ये सही हो रहा है मैच या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।